पिछले पार्ट में हमने देखा कि निंग फैंग की फाइट एक सीक्रेट रेल्म के बॉस के साथ हो रही होती है और उसे हराने के बाद उसे हार्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक और फ्रैगमेंट मिल जाता है, जिसके बाद उसका सामना दूसरे गॉड के एक अपोस्टल से होता है जिसके अंदर गॉड की पावर्स होती है। तो निंग फैंग को पता चलता है कि उसे अब एक मेंटल अटैक से बचने के लिए स्किल चाहिए। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि निंग फैंग सोच रहा होता है, अगर मैं इंफॉर्मेशन के हिसाब से पता करूं तो सच में इस कंट्री के अंदर सिर्फ 2 या 3 ऐसी जगह है जहां पर मैं मेंटल अटैक रेजिस्ट की स्किल को पा सकता हूं, और ये सीक्रेट रेल्म उन सभी सीक्रेट रेल्म में से एक है। और फिर हमें सीक्रेट रेल्म स्पिरिचुअल इल्यूजन मेज को दिखाया जाता है जहां पर निंग फैंग आकर मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और सोच रहा होता है यहाँ पर उस स्किल की ड्रॉप रेट बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स इस सीक्रेट रेल्म को क्लियर करूँ तो पक्का ही मुझे वो स्किल ड्रॉप में मिल जाएगी। इधर हम उन मॉन्स्टर्स को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, माय लॉर्ड, बैटल मेज वापस से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए हैं। उन सब मॉन्स्टर की बात को सुनकर बॉस मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, नहीं, ये सिंपली बहुत ज्यादा आउटरेजियस हो गया है। डैम इट, अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो सच में उस गाय को ऐसा लगेगा कि हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं और वो हमें फ्रीली बुली कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि निंग फैंग अपनी स्वाड को पकड़े उस ओर बढ़ रहा होता है, तो उसे देखते हुए बॉस मॉन्स्टर चिल्लाकर कहने लगता है, ओह, तो वो आ रहा है। और फिर वो अचानक से झुककर निंग फैंग से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है, बॉस प्लीज मुझे मर्सी दिखाओ और मुझे छोड़ दो, मुझे बार बार इस तरह से मत मारो। बॉस मॉन्स्टर को इस तरह से हरकत करते हुए देखकर निंग फैंग भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है, क्या ये भी कोई नई मेंटल अटैक है। पर इधर वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है और उसके पसीने भी निकल रहे होते हैं, तो वो कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज मुझे एक बार एक्सप्लेन तो करने दीजिए। तुम्हारा मेंटल एट्रीब्यूट सच में बहुत ज्यादा हाई है और मेरा जैसा लो लेवल डीमन लॉर्ड कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरे अटैक भी तुम्हारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं रखते हैं। क्योंकि अगर दूसरे यहाँ पर टीम बनाकर भी आए और मेरे साथ फाइट करें तो उन्हें कम से कम 2 या 3 घंटे लगेंगे कि उनके ऊपर से मेरे इफेक्ट का असर कम हो, लेकिन तुम यहाँ पर आते हो और अकेले ही बार बार मुझे बहुत बार मार चुके हो, सच में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हो। इधर निंग फैंग उसकी बातों को सुनते हुए कहने लगता है, सॉरी, लेकिन मुझे एक स्किल बुक ड्रॉप में चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बार बार मार रहा हूँ। तो वो मॉन्स्टर रोते हुए कहने लगता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी अपनी ड्रॉप्स को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं और भी ज्यादा डेस्परेट हो गया तो क्या मैं तुम्हारी उस स्किल को ड्रॉप कर पाऊंगा। इधर उस मॉन्स्टर को ऐसे रोते हुए देखकर निंग फैंग सोचने लगता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मेंटल अटैक बॉस खुद ही मेंटल कोलैप्स में चला गया हो, सच में ये बॉस तो बहुत ज्यादा लो लेवल का है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें निंग फैंग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने सर को पकड़ते हुए बोल रहा होता है, सच में उस स्किल बुक को ढूंढना तो ऐसा है जैसे कि भूसे के ढेर के अंदर एक नीडल को ढूंढना। और इतनी ज्यादा बार उस सीक्रेट रेल्म को क्लियर करने के बाद मुझे सिर्फ एक ही ऐसी स्किल बुक मिली है जो कि मेज के काम आ सकती है। और फिर हमें उस स्किल बुक को दिखाया जाता है जो कि एक माना फ्लो की स्किल होती है। इस स्किल की मदद से सारे के सारे टीम मेंबर्स को एक सर्टन रेंज के अंदर ब्लेसिंग ऑफ ऑरा रेजिस्टेंस मिलती है और इसी के साथ 35% चांस होता है कि एक पोर्शन ऑफ माना वापस से रिस्टोर हो जाए जब भी स्किल को यूज किया जाए। निंग फैंग उस स्किल को देखते हुए कहने लगता है, सच में ये टाइम है जबकि मुझे बहुत ज्यादा स्पीड से लेवल अप करना है, इसलिए मुझे इसे अभी सीख लेना चाहिए। और ये बोलते हुए निंग फैंग उस स्किल बुक को सीख लेता है। निंग फैंग के सीखने की वजह से वो स्किल डिवाइन ब्लेसिंग में बदल जाती है जो कि एक डार्क कलेक्टिव लाइट होती है। इस स्किल की मदद से एक डेस्टिनेटेड फॉलोवर एक बहुत ज्यादा डिवाइन ब्लेसिंग को पाता है और इसी के साथ वो अपनी लिमिट को ब्रेक थ्रू कर सकता है। साथ में उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा मात्रा में इंचेंट हो जाती है। तो उस स्किल को देखते हुए निंग फैंग कहने लगता है, ओह, तो मैं इस स्किल की मदद से न सिर्फ अपने फॉलोअर्स के स्टैट्स को देख सकता हूँ बल्कि मैं इस बात को भी चूज कर सकता हूँ कि आखिरकार उनके ऊपर किस तरह का मेथड ऑफ ब्लेसिंग देना है और उसी के साथ मैं उनके इफेक्ट को भी रिव्यू कर सकता हूँ। ये सोचते हुए निंग फैंग हान यिन के ऊपर डिवाइन पावर इन्फ्यूजन करता है जिसकी वजह से हान यिन की छाया के ऊपर एक बहुत ज्यादा ब्लैक ओरा छाने लगता है और हान यिन की आंखें अचानक से बहुत ज्यादा तेजी से चमकने लगती हैं।
की वजह से वो दिखने में ही बहुत ज्यादा ईविल दिखाई दे रहा होता है। तो निंग फैंग उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और सोचने लगता है हानिन डेफिनेटली नहीं चाहेगा कि वो अंत में जाकर ऐसा बन जाए। और फिर निंग फैंग अपनी सिस्टम स्क्रीन पर बटन दबाते हुए कहने लगता है शैडो प्रोटेक्शन, ग्रेस फैक्ट और अवेकेंड होली आर्टिफैक्ट, ये सब कुछ मुझे इतने ज्यादा यूजफुल नहीं लग रही है इस वक्त। पर तभी निंग फैंग की नजर एक जगह पर जाती है जिसको देखकर निंग फैंग भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक ट्रायल अचीवमेंट होती है जिस पर क्लिक करते हुए निंग फैंग कहने लगता है ट्रायल अचीवमेंट, आखिरकार ये क्या चीज है। तो आनियन बताने लगता है ट्रायल अचीवमेंट ये एक ऐसी पावर है जो कि पोजेस्ट की जाती है हर एक डेटी द्वारा। इसको यूज करते हुए तुम अपने पोटेंशियल टारगेट को और भी ज्यादा टैलेंट एक्टिवेट कर दे सकते हो। तुमने एक बार ये बात को मेंशन किया था कि अचीवमेंट्स अपने आप में ही इस कॉमिक्स रूल्स का एक पार्ट है, इसीलिए ये रोल सारे के सारे डेटीज यहाँ पर एक गाइड की तरह काम करते हैं। इसीलिए डेटीज यूजुअली अपनी अचीवमेंट को अपने जिस पर्सन को फेवर करते हैं उसे दे देते हैं ताकि वो पर्सन और भी ज्यादा पावर पा पाए। और इसी के साथ अगर डेटी किसी ऐसे आदमी को पसंद करते हैं जो कि उनका फॉलोवर भी ना हो, वो अचीवमेंट की मदद से उसे भी पावरफुल बना सकते हैं। हान इनकी बात को सुनते हुए निंग फैंग कहने लगता है ओह, तो अचीवमेंट डायरेक्टली मेरी डिवाइन पावर को तुम्हारे अंदर इन्फ्यूज नहीं करता है। पानिन कहने लगता है हाँ, ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो निंग फैंग कहने लगता है जस्ट नाउ जब मैंने अपने ट्रायल अचीवमेंट को प्रीव्यू किया तो मैंने देखा कि चैंग मिक्यू की इंफॉर्मेशन बार के अंदर कुछ तो अचीवमेंट है। और फिर हमें उस अचीवमेंट को दिखाया जाता है लकी मैजिक, जिसको टीम लक 100 पॉइंट करने के बाद पाया जा सकता है। और इस अचीवमेंट के इफेक्ट की वजह से लक +5 बढ़ जाता है। और इसी के साथ टारगेट के पास एक एडिशनल स्टेट भी मिलता है जिसकी वजह से जब भी एनिमी मरता है तो उसकी ड्रॉप रेट और रेयर आइटम 30% तक इंक्रीज हो जाते हैं। इधर हानी निंग फैंग की बात को सुनकर बहुत ज्यादा चौंका हुआ लग रहा होता है और कहने लगता है तुम सच में क्या किसी दूसरे प्रोफेशन के अचीवमेंट्स को भी देख सकते हो। तो निंग फैंग कहने लगता है हाँ बिल्कुल, मैं दूसरे प्रोफेशन के बारे में भी पता कर सकता हूँ, लेकिन इसमें गलत क्या है। तो आनिन कहने लगता है जनरली अगर मैं तुम्हें बताऊं तो डेटी सिर्फ उन्हीं अचीवमेंट्स को देख सकते हैं जो कि उनसे रिलेटेड प्रोफेशनल पाथ के होते हैं, और उसके अलावा वे किसी दूसरे प्रोफेशनल पाथ के लोगों के अचीवमेंट्स को बिल्कुल भी चेक नहीं कर सकते। ये सुनकर निंग फैंग भी थोड़ा चौंका हुआ लग रहा होता है और फिर वो आनिन से कहने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ सिस्टम की वजह से हो रहा हो। तो आनिन कहने लगता है सर्टनली ये एक पॉसिबिलिटी है, आफ्टर ऑल तुम अभी तक इस बात से पूरी तरह क्लियर नहीं हो कि आखिरकार ये सिस्टम रियली में चीज क्या है और ये क्या क्या कर सकता है, इस बारे में भी तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं पता है। इधर निंग फैंग मुस्कुराते हुए कहने लगता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम बाद में भी इसे बड़े ही आराम से रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली बात तो ये है कि हमें चैंग मिक्यू की हेल्प से उस अचीवमेंट को ऑब्टेन करना होगा। ये सच में हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। और फिर हम देखते हैं कि हमें सीक्रेट रेल्म रेड मून डीमन केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैंग मिक्यू अपनी लकी मेज टाइटल को देखते हुए बोल रही होती है ओ माय गॉड, क्या सच में मैं यहाँ पर इस तरह के अचीवमेंट को भी पा सकती हूँ। तो इधर निंग फैंग बोलने लगता है मैं तुम्हें ये सब कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इस वक्त तो हमें सिर्फ बॉस के साथ फाइट करने के लिए तैयार होना है। इधर हम उन सीक्रेट रेल्म के क्रिएचर्स को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड, वो क्रेजी एडवेंचरर दोबारा से हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ गए हैं। तो उनका बॉस कहने लगता है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दो, सच में मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और अब मैं उनके साथ दोबारा से फाइट नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो वहां पर जमीन पर गिरकर बहुत तेजी से रो रहा होता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग फैंग ड्रॉप्स को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहने लगता है फाइनली ये चीज यहाँ पर है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो एक माइंड साइंस एक्टिव की स्किल के बारे में बात कर रहा होता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रोफेसर जी सभी स्टूडेंटों को पढ़ा रही होती है और बता रही होती है जैसा कि हमने पिछले हिडन रियल्म में लास्ट वीक एक्सप्लोर किया है, वहाँ पर हमें एक डिवाइन बीइंग से मुलाकात हुई है और हम वो पहले इंसान है जिन्होंने की डिवाइन बीइंग के साथ एनकाउंटर किया है। और इसी के साथ वो सोच रही होती है सेवंथ गिल्ड ने इस बात का ओपिनियन दिया था कि हमें इस तरह के स्टेटमेंट को बिल्कुल भी रिवील नहीं करना है कि डिवाइन बीइंग आखिरकार में क्या क्या कर सकता है, लेकिन हमें सिंपली उन चीजों को रिपोर्ट करना है कि हमें एक्सप्लोरेशन की वजह से क्या क्या मिला है और उस
उसकी मदद से इंसानों की कितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, क्योंकि आर्टिला के एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें इस बात पर पूरी तरह से विश्वास है कि डिवाइन बीइंग्स पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता। और इसी के साथ में हमें सभी लोगों को इस बारे में बता देना चाहिए कि ह्यूमैनिटी ने सच में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल एनिमीज को अपने आप ही हराया है, और ये मिरेकल हमारे लिए एक ग्लोरी की तरह है। फिर हम निंग फैंग और आनियन को देखते हैं, जो कि प्रोफेसर जी की क्लास के अंदर बैठकर उनकी बातों को सुन रहे होते हैं। तो उनको सुनते हुए आनियन कहने लगता है, ओह, तो मतलब आप ये चाहते हो कि फॉलोअर्स का गोल सिर्फ अपनी पावर पर बिलीव करना हो, ना कि किसी डिवाइन बीइंग की पावर पर भरोसा करना। सच में इतना ज्यादा मैग्निफिसेंट आइडिया सिर्फ तुमसे ही आ सकता है माय लॉर्ड, इसके बारे में कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं सोच सकता। फिर हम देखते हैं कि निंग फैंग के पीछे ही शी जियोंग बैठा हुआ होता है, और वो निंग फैंग को देखकर कुछ बहुत ज्यादा सोच में लग रहा होता है। इधर प्रोफेसर जी सभी लोगों को बोल रही होती है, ठीक है, इस लेसन के लिए इतना ही काफी है, इसलिए तुम सभी को मैं 15 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, उसके बाद हम दोबारा से क्लास को शुरू करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि शी जियोंग निंग फैंग के पीछे जाते हुए कहने लगता है, असिस्टेंट निंग, यहाँ पर ऐसी कोई बात है जो कि मैं तुमसे अकेले में पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ 1 मिनट के लिए अलग चलेंगे? और फिर हमें दिखाया जाता है कि शी जियोंग और निंग फैंग एक गलियारे में अकेले में खड़े हुए होते हैं। तो शी जियोंग निंग फैंग से पूछने लगता है, क्या आपको ट्रायल ऑफ अचीवमेंट्स के बारे में कुछ भी पता है? तो निंग फैंग कहने लगता है, हाँ, मैं पहले से इस बारे में जानता हूँ। सुनकर शी जियोंग बहुत ज्यादा चौंका हुआ लग रहा होता है और सोचने लगता है, बिल्कुल मैं इस बात को एक्सेप्ट कर ही सकता हूँ कि असिस्टेंट निंग इस बारे में अच्छी तरह से जानते ही होंगे। इसका मतलब ये है कि जो निंग फैंग के साथ में लोग रहते हैं उनके पास पहले से ही अचीवमेंट होंगी, और उन्होंने पक्का निंग फैंग के साथ रहकर इन अचीवमेंट को पाया होगा। अभी हम देखते हैं कि शी जियोंग के ऊपर एक सिस्टम स्क्रीन अपेयर होने लगती है, जिसे देखकर शी जियोंग भी थोड़ा सा घबराया हुआ लग रहा होता है। लेकिन इधर हम निंग फैंग को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ओह, तो ये एक यूनिक अचीवमेंट है। वैसे तो यहाँ पर सभी के पास ऐसा एक चांस है कि वो इसे ऑब्टेन कर पाए, लेकिन पर्पल रेयरिटी सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। निंग फैंग को इस तरह से बात करते हुए देखकर शी जियोंग सोच रहा होता है, असिस्टेंट निंग सच में बहुत ज्यादा कैजुअली बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी ऐसा कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं कि ये अचीवमेंट मुझे ट्रू ओरिजिन स्पिरिट द्वारा दी गई है। ऐसा हो सकता है कि इसकी आंखों के सामने ये सारी चीजें बिल्कुल भी वर्थ न रखती हो। जो लोग असिस्टेंट निंग की साइड में रहते हैं सच में वो बहुत ज्यादा ही बेनिफिट को रिसीव करते हैं, और ये दूसरे लोगों को भी बहुत ज्यादा एनवियस महसूस करवाते हैं। सब कुछ सोचते हुए शी जियोंग निंग फैंग से कहने लगता है, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, ये हो सकता है कि एक ऐसा मेथड हो जिसकी मदद से वो मुझे कंट्रोल कर सकता हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास इस बात को कंफर्म करने के लिए आया हुआ हूँ। निंग फैंग कहने लगता है, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आइटम कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं रखता है, इसलिए तुम्हें इसे अपने पास रख लेना चाहिए। हानी निंग फैंग से बोल रहा होता है, ये चाइल्ड देखने से मुझे बहुत ज्यादा हिला हुआ लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर ओरिजिनली तुम्हें टेस्ट करने के लिए आया हुआ था, लेकिन इन द एंड तुमने इसे काम डाउन करने में कामयाबी हासिल कर ली है। निंग फैंग आनियन से कहने लगता है, ये तो एक ह्यूमन का नेचर है, इसलिए मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। वैसे मैं बिल्कुल भी इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और यहाँ पर ये कुछ भी अगर पता कर सकता है तो मुझे उस बात से भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये मेरी हेल्प करने के लिए अभी भी तैयार है तो सच में मैं इसे एक गेम की तरह कंसिडर करूंगा। यहाँ से सीन कट होकर हमें उस सीक्रेट रियल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस गॉड का ट्रायल टावर होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि वो गॉड निंग फैंग की सारी फाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और उसी के साथ में उस इविल गॉड की फुटेज को देख रहा होता है। जब ट्रायल टावर के अंदर निंग फैंग ने पहली बार एंटर करने की कोशिश की थी, तो उन सभी को देखते हुए वो गॉड बोलने लगता है, सच में इन दो एनकाउंटर्स को देखकर मुझे इस बात का सेंस हो रहा है कि ओमनीपोटेंट मेज अब इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जितना कि वो पास्ट के अंदर हुआ करता था। आफ्टर ऑल वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हुआ था उस बैटल के अंदर, जो कि बहुत सालों पहले हुई थी, और अगर मैं इसके बारे में ट्रैक करने के लिए अगर ध्यान नहीं देता तो सच में ये बहुत ज्यादा हार्ड होता कि उनके उस यूनिक मैजिकल ओरा को डिटेक्ट किया जा सके। और उसके बाद ओमनीपोटेंट मेज ने अचानक से ही मेरे ट्रायल सीक्रेट रियल्म के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उसके मूवमेंट्स रिवील हो गए। ये सब कुछ की वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आखिरकार उसने अपने आप को मेरे सामने रिवील क्यों किया। और यहीं
नहीं नहीं, निंग फैंग के द्वारा लिया गया एक एक कदम भी मुझे और भी ज्यादा पजल्ड कर देता है। सच में आखिरकार वो सोच क्या रहे हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर ईशी जियोंग भी मौजूद होता है, जो कि बोल रहा होता है निंग फैंग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल तो है ही, लेकिन उसने बिल्कुल भी ऐसी किसी स्किल का यूज नहीं किया है जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल हो। वो तो हमेशा से ही सिर्फ बेसिक्स अटैक करता है, और अगर वो किसी भी फाइट को बूस्ट करता है तो वो सिर्फ अपने साथियों को ही बूस्ट कर उस फाइट को जीतता है, जो कि तुम्हारी आंखों के सामने अभी भी बहुत ज्यादा लो ग्रेड और अनरिमार्केबल टेक्निक्स हैं। और फिर कुछ देर सोचते हुए ईशी जियोंग कहने लगता है मैं माफी चाहता हूँ मेरी बोल्डनेस के लिए, लेकिन सच में आपकी डिवाइन माइट को फीलिंग करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है इस बात को इमेजिन करने के लिए कि आखिरकार निंग फैंग तुम्हारे कंपेयर में है ही क्या। और सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने की बात तो मुझे ये लग रही है कि आखिरकार जब वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाना चाहता है तो फिर वो ट्रेनिंग कैंप के अंदर जानबूझकर क्यों आया है और हमेशा से यह टेंशन ग्रैबिंग चीजें क्यों कर रहा है। क्या उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम उसके बारे में पता लगा लोगे। तो ईशी जियोंग की बात को सुनते हुए वो गोर भी बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया होता है, और फिर वो कहने लगता है ओह मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है। ऐसा हो सकता है कि ये निंग फैंग इसने सिर्फ कुछ एक या दो डिवाइन आर्टिफैक्ट ही पाए हों उस ओमनीपोटेंट मेज द्वारा। अगर यहाँ पर ये बात है तो सच में यहाँ हर चीज सेंस बना रही है कि आखिरकार उसके पास इतनी ज्यादा पावर होने के बाद भी वो सिर्फ बेसिक अटैक ही क्यों कर रहा है, क्योंकि आर्टिफैक्ट की वजह से उसकी स्किल बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाती है, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा पावर को यहाँ पर नहीं निकाला जा सकता, और ये इनहेंसमेंट ही इस लो लेवल वर्ल्ड के लिए काफी है। और उसने जब पैरासिटिक डीमन के साथ फाइट की थी तो सभी लोगों को दूर क्यों भेज दिया था, क्योंकि एक पैरासिटिक डीमन को हराने के लिए एक डिवाइन आइटम की जरूरत होती है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी दूसरे को इस आर्टिफैक्ट के बारे में पता चले। और वो अभी भी ट्रेनिंग कैंप को क्यों अटेंड कर रहा है, क्योंकि बिना उस डिवाइन आइटम के निंग फैंग बिल्कुल भी स्ट्रोंग नहीं है, और उसे और भी ज्यादा एडवांटेज को गेन करने के लिए इस कैंप की बहुत ज्यादा जरूरत है। ईशी जियोंग ने मुझे मेंशन किया था कि एक मिस्टीरियस फिगर अभी भी निंग फैंग के पीछे काम कर रहा है, इवन इफ वो पीछे वाला आदमी भी ओमनीपोटेंट मेज ना हो, लेकिन इस बात से पूरी तरह से मैं सर्टन हूँ कि वो पक्का ही ओमनीपोटेंट मेज से कनेक्टेड तो है ही, और ये आदमी सच में शैडो के अंदर छिपा हुआ है, बल्कि इसने निंग फैंग को भी एक डिकोय की तरह सामने फेंक दिया है। ये तो सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें निंग फैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आनिन और निंग फैंग दोनों ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो आनिन कहने लगता है लॉर्ड गॉड क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रू ओरिजिनल स्पिरिट सच में इस बेट को लेने वाली है। और निंग फैंग कहने लगता है सच में एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को पाकर अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ाना ये सच में मेरे लिए बहुत अच्छा डिस्गाइज है। वैसे तो मैंने ऐसी बहुत सारी चीजें की है जिनको मैं बिल्कुल भी इंटेंशनली नहीं करना चाहता, लेकिन एक छोटी सी गाइडेंस की मदद से प्यूपिल सच में ये इस बात को सर्टन हो जाएंगे कि ये सीक्रेट अब अनकवर होने वाला है, और ये अभी भी एक अनक्लियर सिचुएशन है। हो सकता है कि ट्रू ओरिजिन स्पिरिट रैकलेसली एक्ट ना करे, लेकिन इस बात से मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि अगर वो रीजनेबल तरीके से कंसल्ट करेगा और इस बात को एनालाइज करेगा तो वो पक्का ही सेटलमेंट को ब्रेक कर सकता है। और अगर तुम उसे उसके सीक्रेट रेलम से बाहर ल्योर करना चाहते हो तो इस सच में उसके लिए ट्राई करना वर्थ रहेगा। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है ब्रदर फैंग चलो डिनर करते हैं। ये सुनकर निंग फैंग भी खुश होते हुए कहने लगता है मैं आ रहा हूँ। फिर हमें कैफेटेरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निंग फैंग अपने खाने को ले रहा होता है, और फिर वो उसे अपनी प्लेट में भरते हुए दूसरी ओर जाने लगता है, और इसी के साथ उसके सामने से कोई आ रहा होता है जिसे देखकर निंग फैंग बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है। और हम देखते हैं कि सामने ईशी जियोंग होता है जो भी निंग फैंग के साथ में मुस्कुरा रहा होता है, और फिर निंग फैंग को क्रॉस करते हुए वो कहने लगता है सच में मछली ने उस बेट को ले लिया है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।